हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसे कि दोस्तों हम यूपी पीसीएस के लिए पॉलिटी की क्लास को आईएएस में भी ये यूज़ होगा सारा मैटर, लेकिन क्विक रिवीजन के रूप में, ठीक है नहीं। और पीसीएस के लिए तो बेस्ट है ये। तो हम पॉलिटी का जो अपना बुक है उसे रिवाइज करा रहे थे, और उसमें अपना जो टॉपिक है वो मूल अधिकार चल रहा था, फंडामेंटल राइट चल रहा था। फंडामेंटल राइट पर आपके पास मैं पहले से क्लास करा चुका हूँ, तो ये अपनी दूसरी तीसरी क्लास है फंडामेंटल राइट्स पर। तो आज हम जो आर्टिकल 19 है उसके तहत देखेंगे, उसे पढ़ेंगे और उससे आगे के जो अपने मूल अधिकार हैं उन्हें हम जानेंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बना देता हूँ आपका। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास जो मूल अधिकार हैं वो आपको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं, ठीक है नहीं। 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं, और 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों का प्रावधान है संविधान के भाग 3 में, ठीक है नहीं। और उसमें जो पहला मूल अधिकार है 12, थोड़ा सा मैं 5 मिनट लूँगा आप लोगों के, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि जो मूल अधिकार है आपके पास 12, वो ये कहता है, राज्य की परिभाषा बताता है, संवैधानिक जो प्रबंध है मूल अधिकारों से संबंधित। और मूल अधिकारों के बारे में जो बेसिक नॉलेज है या उसकी विशेषता है वो मैं पहले वीडियो में करा चुका हूँ। दूसरा वीडियो मूल अधिकारों से संबंधित ही आपके जो संवैधानिक प्रावधान है उससे हो चुका है, और तीसरा वीडियो आज हम कराएंगे, ठीक है नहीं। उसमें हम आर्टिकल 19 से लेकर 35 तक डिस्कस करेंगे। तो मूल अधिकारों में पहला जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी सरकार है, संसद है, कार्यपालिका है, या फिर नगर पालिका, नगर निगम, यानी कि सरकार के कोई भी रूप, या फिर सरकार द्वारा फंडेड कोई भी संस्था, या फिर सरकार के साथ काम करने वाली कोई भी संस्था, वो राज्य के अंतर्गत आएगी। तो पहले अनुच्छेद जो 12 है उसमें राज्य की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है नहीं, कि राज्य की परिभाषा की राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। सरकार की किसी संस्था में भागीदारी है तो वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 ये कहता है कि अगर कोई भी विधि, ठीक है नहीं, विधि की बात को परिभाषा भी है, कोई भी विधि या कानून अगर मूल अधिकारों के असंगत है तो न्यायपालिका उस कानून को उस सीमा तक शून्य कर देगी जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। यह अनुच्छेद आपके पास जो है 13 कहता है, ठीक है नहीं। उसके बाद अनुच्छेद जो 13 में ही आपके पास विधि की परिभाषा है, कि ये जो वर्ड विधि यूज हुआ है आर्टिकल 13 में, उसमें विधि के अंतर्गत कौन कौन बातें आती हैं। एक मिनट रुकिए ज़रा। अनुच्छेद 13 में आपके पास विधि के अंतर्गत ये बातें हैं कि कोई भी सरकारी कानून है या फिर कोई सरकारी आदेश है, नियम है, उपनियम है, कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ जो सरकार जिसे जारी करती है, वो सारी चीज़ें विधि के अंतर्गत आती हैं। तो कोई भी ऐसी विधि जो मूल अधिकारों के असंगत है वो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। तो आर्टिकल जो मतलब जो अनुच्छेद 13 है उसका जो सेकंड पार्ट है वो न्यायिक पुनरावलोकन का एक प्रकार से प्रदान करता है, ठीक है नहीं। यानी कि न्यायपालिका को ये पावर देता है कि वो सरकार का कोई भी कानून है, आदेश है, किसी की भी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, ठीक है नहीं। तो ये आर्टिकल 13 था। और केस पहले ये था कि जो संविधान मूल अधिकार हैं उसमें, या मूल अधिकारों से पहले ये बात जान लेते हैं कि न्यायपालिका ने ये कहा था कि जो संविधान संशोधन है, यानी कि संसद द्वारा संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो विधि के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन केशवानंद भारती मामला आया 1973 में, उसमें ये बात कह दी गई कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर अगर संविधान संशोधन करके संसद या सरकार मूल अधिकारों का हनन कर रही है तो फिर मूल अधिकारों का संशोधन भी जो है वो अगर मूल ढांचे को क्षति पहुंचा रहा है, और मूल ढांचे के अंतर्गत मूल अधिकार भी हैं, यानी कि मूल अधिकार के उस भाग को क्षति पहुंचा रहा है जो मूल ढांचे के अंतर्गत है या मूल ढांचे का भाग है, तो फिर न्यायपालिका संविधान संशोधन की भी समीक्षा कर सकती है। तो वर्तमान में ये स्थिति है।
कि मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है संसद संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन उस सीमा तक ही कर सकती है जिस सीमा तक वह मूल ढांचे को नुकसान न पहुंचाए। ठीक है नहीं, अगर मूल ढांचे को वो कोई भी विधि जिस सीमा तक नुकसान पहुंचाएगी उस उतने जो भाग को न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर देगी। अनुच्छेद 14 में आपके पास 14 से 18 समानता का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 में जहाँ ये बताया गया है कि व्यक्ति मतलब दो बातें अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हैं। एक तो विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब ये है कि कानून की नज़रों में सब समान हैं, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, कानून की नज़रों में सब समान है। दूसरा है विधि के समान संरक्षण, यानी कि विधि के समक्ष समता का तो मतलब ये है समानता का कि कानून की नज़रों में सब समान है, और विधि के समान संरक्षण का मतलब ये है कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कानून के सामने तो सब समान है, लेकिन एक अमीर है एक गरीब है, तो उन दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की जो बात करता है वो विधियों का समान संरक्षण करता है। और ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि अगर परिस्थितियां समान नहीं हैं तो कोई भी आपके पास अथॉरिटी है सरकारी, ठीक है नहीं, वो सकारात्मक भेदभाव कर सकती है। यानी कि आपके पास अगर दो व्यक्ति हैं, एक अमीर है एक गरीब है, और कोई सरकारी अधिकारी गरीब व्यक्ति के हक में कोई उसे पहले प्रायोरिटी दे देता है, कोई सुविधा दे देता है, तो फिर अमीर व्यक्ति उस चीज़ को लेकर कोर्ट में ये नहीं जा सकता कि कानून की नज़रों में सब समान है, क्योंकि आपके पास अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का भी प्रावधान है, जिसमें समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का आपके पास अधिकार व्यक्ति को मतलब अथॉरिटी को दिया गया है कि दो व्यक्ति जिनकी समान परिस्थितियाँ हैं उनके साथ तभी समान व्यवहार होगा। और अगर मान लो समान परिस्थितियाँ नहीं हैं तो किसी एक व्यक्ति के पक्ष में कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी सकारात्मक भेदभाव कर सकती है। ठीक है, तो ये दो बातें थी। अनुच्छेद 15 में क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 15 जो है कुछ जो भेदभाव है उसका विरोध करता है, उसे प्रतिषेध करता है। और अनुच्छेद 15 में यही कहा गया है कि जाति मतलब धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर जो है भेदभाव का निषेध करता है। देखो, और मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं केवल आपको एक ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, बाकी वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसमें देख लेना, सारी चीज़ें समझ में जाएंगी। जैसा अनुच्छेद 14 में के कुछ अपवाद भी हैं जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है या विदेशी राजनयिक हैं, अगर ये इन्हें छूट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कानून के समक्ष आम व्यक्ति के समान ही ये आपके पास समान हो, इन लोगों को जो है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता वाले पार्ट से क्या दी गई है? छूट दी गई है। ठीक है नहीं। और सांसदों को अनुच्छेद 105 के तहत जो विशेष अधिकार हैं उन लोगों को भी जो है विधि के समक्ष समानता से छूट दी गई है, क्योंकि उनके कुछ विशेष अधिकार हैं उनके पास संसद सदस्य होने के नाते। और अनुच्छेद 194 के तहत जो राज्य विधायिका है उनके सदस्यों को भी विधि के समक्ष समता, ठीक है नहीं, उस आधार पर जो है छूट दी गई है कई कार्यों के लिए, क्योंकि उनके पास विशेष अधिकार हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 61 मतलब 361 कै में संसद और विधानमंडलों की जो कार्यवाही हैं उनका प्रकाशन का संरक्षण है। ठीक है नहीं, ये भी एक अपवाद है, यानी कोई व्यक्ति जो है संसद और इनकी जो कार्यवाही है से संबंधित विषय वस्तु को समाचार पत्र में अगर छापता है तो उस पर किसी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ठीक है ना, न्यायालय में। तो ये एक व्यक्ति को जो है, जो पत्रकार लोग हैं, मीडिया है, उन्हें ये एक अलग विशेष अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 15 में मैंने आपको बताया ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, भेदभाव का निषेध करता है। ये किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग और वंश, मूल वंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ये जो अधिकार है वो व्यक्ति को राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के भेदभाव के खिलाफ है। निजी व्यक्ति का मतलब कोई कंपनी है, कोई भी संस्था है, उसके खिलाफ भी है। कोई सार्वजनिक जगह पर आपके साथ आप किसी होटल में गए हो और वो किसी सरकार का मतलब सरकारी है या प्राइवेट है, आपके खिलाफ जाति, धर्म, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर आपके खिलाफ ऐसा भेदभाव कहीं होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है नहीं। उसके बाद
एक बात ये कही थी, जो अनुच्छेद 15(3) है वो, ये अनुच्छेद ही जो है वर्तमान में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका आधार बना, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अगर राज्य सरकार को ये लग रहा है कि ये जो वर्ग है या ये समूह है इसके लिए कुछ सकारात्मक भेदभाव करना चाहिए, तो राज्य सरकार को ये करने की अनुमति है। इसी आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दर्ज की गई है। किस आधार पर? सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, ठीक है ना, अनुच्छेद 15(3) में। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपके पास राज्य को लगता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व कम है सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें, तो राज्य जो है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़। 15(3) क्या है? हाँ, 15(4) ये है कि जो ओबीसी वर्ग है, ठीक है नहीं, मतलब ये शिक्षण संस्थानों में, ओबीसी वर्ग नहीं, शिक्षण संस्थानों में ये तो है नौकरियों के लिए 15(3), और ये है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात है 15(4), कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि कोई वर्ग ऐसा है उसकी शिक्षा के जरूरी है, तो वो राज्य सरकार जो है शैक्षणिक संस्थान, जो सरकारी संस्थान है, अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान वे होते हैं जो भारत में अल्पसंख्यक समूह में आते हैं, जैसे सिख हैं या मुस्लिम हैं, उनके द्वारा खोले गए संस्थान जो होते हैं, ठीक है नहीं, प्राइवेट रूप में। तो कोई भी जिसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला होता है सरकार की ओर से, तो कोई भी मतलब सरकार को अगर लगता है कि इस वर्ग की शिक्षा के लिए काम करना चाहिए, और तो सरकार क्या काम कर सकती है, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए, या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, जो अभी नया प्रावधान मिला EWS वाला, इनके लिए शिक्षण संस्थाओं में सीट रिजर्व कर सकते हैं कि इतने बच्चे जो है इस समूह के लिए जाएंगे। ये 15(4) कहता है। अनुच्छेद जो 15(6) में जो है ये अपवाद है, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास प्रवेश में आरक्षण से संबंधित है, केंद्रीय संस्थान जो है IIT वगैरह, इसमें उसमें आरक्षण का जो प्रावधान है, तो इसमें कुछ अपवाद दिए हुए हैं 15(6) में। अभी एक इसमें 15(5) और है, वो थोड़ा सा आप वो जान लीजिए। 15(5), ये 15(5) में आपके पास जो है 93 संविधान संशोधन जो है 2005 में लाया गया था, और 15(5) को जोड़ा गया इसके तहत, ठीक है ना। ये 15(5) है, 15(6) नहीं है, 15(5) लिखिए, 15(5) है, ठीक है। तो 15(5) में ये कहा गया है कि कोई भी शिक्षण संस्थान सरकारी हो या गैर सरकारी, उसमें नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है 15(5) में, ठीक है नहीं। पिछड़े वर्गों के लिए आपके पास पिछड़ा वर्ग जो है, अन्य पिछड़ा OBC वर्ग जिसे आप कहते हो OBC, इनके लिए इस शिक्षण संस्थानों में सीट रिजर्व की गई है। और ऊपर वाला 15(4) में जो है आपके पास अनुसूचित पिछड़ा वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके लिए जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें। लेकिन ये जो है IIT वगैरह में इनके लिए है, केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थान, यानी केंद्र सरकार के जो, ठीक है नहीं। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी व्यवस्था इसमें ही की गई है। और 15(6) में आपके पास ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जोड़ दिया गया है 2003वां संविधान संशोधन है उसके तहत, ठीक है नहीं। तो ये आपको मैंने बताया था, और पहले वीडियो में जो मैंने अच्छे से समझा रखा है ये। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 16 में जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास, और 4 इसके अपवाद भी हैं। 4 अपवाद क्या हैं इसके? 4 अपवाद ये हैं, अपवाद का मतलब इन्हें इस आर्टिकल से छूट है। जैसे कोई संसद है, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, या कोई स्थानीय प्राधिकरण है, उसमें नियुक्ति के लिए निवास की शर्त सरकार लगा सकती है। यानी कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है वो अपने राज्यों के लोगों को ज़्यादा नौकरी देना चाहती है, तो उसके लिए निवास की शर्त स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, ठीक है नहीं। तो ये अपवाद है इसका, कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर भेदभाव का प्रतिरोध करता है ये आर्टिकल। लेकिन न्यायपालिका ने राज्य सरकार को इस अनुच्छेद के अपवाद के रूप में कुछ छूट दी है।
उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार निवास की शर्त के आधार पर जो है मतलब रख सकती है शर्त, यानी कि अगर आप यूपी के हो तो यूपी के ही बच्चे यूपी की गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरेंगे, या फिर राज्य सरकार ये कह सकती है कि जितनी वैकेंसी हैं उसका 75% जो है वही लोग चुने जाएंगे जो यूपी के रहने वाले डोमिसाइल है जिनका यूपी का। तो इस टाइप के मतलब प्रबंध जो है राज्य सरकारें कर सकती हैं। राज्य कोई पिछड़ा वर्ग है, ठीक है नहीं, पिछले वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या फिर आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अगर राज्य सरकार को ये लग रहा है कि पिछले वर्ग जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या और अन्य वर्ग हैं अनुसूचित है, ये पिछड़ा वर्ग का मतलब यहाँ वो लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है नहीं, तो राज्य जो है अगर राज्य को लगता है कि इस वर्ग का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। विधि के अनुरूप कोई संस्था है, कोई धार्मिक संस्था है या कोई संप्रदाय की संस्था, जैसे बौद्ध धर्म की कोई संस्था है, तो वहाँ की संस्था को ये अधिकार है कि वो धार्मिक आधार पर व्यक्ति को अपनी सेवा में रख सकती है, यानी कि टीचर की जो नियुक्ति है वो धार्मिक आधार पर की जा सकती है। मान लो कोई मुस्लिम संस्था है आपके पास, जैसे ये मदरसे वगैरह जो हैं जिसमें इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, तो यहाँ पर इन संस्थाओं को ये छूट है कि वो अपने नियम कानूनों के हिसाब से धार्मिक अपनी धर्म के आधार पर भी जो है टीचर की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद राज्यों को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक, यानी कि अगर कोई अभी किया गया है 103वां जो संविधान संशोधन था कि इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के लिए राज्य सरकार जो है या केंद्र सरकार ने तो कराई है 10% जो है आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है नहीं। अनुच्छेद जो 17 भी मैं थोड़ा सा 10 मिनट लगेंगे, ग्राउंड बना रहा हूँ क्योंकि मैं करा चुका हूँ, जोड़ना चाह रहा हूँ आपको आज की पढ़ाई से। 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात करता है कि आपके पास कोई भी अस्पृश्यता जो समाज में है, ठीक है नहीं, उसके अंत की बातें अनुच्छेद करता है। इसमें आपके पास जो अस्पृश्यता अगर कहीं किसी ने उल्लंघन किया है या किसी ने किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता पूर्वक व्यवहार किया है तो फिर नागरिक संरक्षण अधिकार 1955 उसके तहत जो है उसे दंड का भी प्रावधान है। और ये भी याद रखना जो अस्पृश्यता शब्द है उसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है किसी भी अधिनियम में, बस ये बताया गया है कि समाज का एक वर्ग होता है और वो आपके पास जो है गंदगी उठाने का काम करता है, इसलिए उस आधार पर लोग उससे जो है अस्पृश्यता पूर्वक व्यवहार करते हैं। अगर मान लो तुम अधिकारी बनते हो, तुम्हारे क्षेत्र में कोई प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर कोई महिला आपके पास अनुसूचित जाति की है और आप जो है बड़ी आपकी जो जाति है वो बड़ी है, तो आप अगर अधिकारी हो और आप कॉलेज में निरीक्षण करने के लिए जाते हो और वो महिला जो वहाँ पर मिड डे मील बनता है और वो महिला खाना लेकर आती है और आप मना कर देते हो कि नहीं भी मैं इस महिला के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, तो ये अस्पृश्यता है। या फिर आप उस महिला से कहते हो कि आप दूर जाके बैठिए, तो ये अस्पृश्यता है, ठीक है नहीं। तो गांव में ऐसा बहुत होता है, गांव में जो है अभी कई घटनाएं आई थी कि एक स्कूल में अनुसूचित जाति की महिला खाना बनाती थी तो और अन्य जो समाज के लोग उन्होंने अपने बच्चे भेजने बंद कर दिए, ठीक है नहीं। तो फिर डीएम साहब वहाँ गए, उन्होंने खुद खाना खाया उस महिला के हाथ का और खुद प्रेरित किया लोगों को स्कूल के लिए, क्योंकि संविधान में ये हिसाब है कि हर प्रकार की अस्पृश्यता को कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त करने की बात करता है। फिर अनुच्छेद जो 18 है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही है कि भारत में उपाधियों का अंत है, यानी कि जो उपाधियों का अंत का मतलब होता है विशेषाधिकारों का हनन, विशेषाधिकारों की समाप्ति, यानी कि भारत में कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे किसी व्यक्ति को। विशेषाधिकार जैसा अंग्रेज़ों के टाइम पे अंग्रेज सरकार क्या काम करती थी, जो उनके सपोर्ट करते थे उन्हें उपाधि देती थी उनके काम के लिए, जैसा राय बहादुर, केसरी हिंद, ठीक है नहीं, इस टाइप की जो उपाधियाँ थी गांधी जी को भी मिली थी और भी अन्य लोगों को मिली थी, ठीक है नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिली थी। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ केंद्र सरकार ने मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा उपाधियों के अंत की बात है और हमारे यहाँ केवल 2 ही प्रकार की उपाधि दी जा सकती हैं, या तो फिर सैन्य व्यवस्था से या शैक्षणिक सम्मान, बस केवल ये 2 ही, ठीक है नहीं। सैन्य व्यवस्था में जो काम कर रहे हैं लोग उन्हें चक्र जैसा अशोक चक्र है पर
और आपके पास परमवीर चक्र वगैरह ये सारी चीज़ें दिए जा सकते हैं। वो उपाधि नहीं, वो सम्मान है एक प्रकार से। और शैक्षणिक सम्मान यानी पीएचडी जहाँ आप करते हो तो आपको डिग्री मिलती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इन्हें छूट दी गई है अनुच्छेद 18 से। और ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में कि ये जो भारत रत्न होता है या पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री, ये 4 जो पुरस्कार हैं इन्हें भी अनुच्छेद 18 से छूट दी गई है कि ये भी जो है उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते, ये सम्मान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों को ये मिले हुए हैं वो अपने नाम के आगे और नाम के पीछे इनका यूज नहीं कर सकता। जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है, तो सचिन तेंदुलकर अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नहीं लगा सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो न्यायालय के साफ निर्देश हैं कि उनका जो सम्मान है वो ले लिया जाएगा, भारत रत्न उनसे वापसी ले लिया जाएगा, ठीक है। ये न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई भी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति अपने नाम के आगे प्रत्यय या उपसर्ग यानी नाम के आगे या पीछे इस पुरस्कारों का जो है यूज करता है तो फिर उसे पुरस्कार वापस देना होगा। तो यहाँ तक जो है अनुच्छेद 18 की बात चली। आया भी समझ में? जिसको पुरस्कार मिलता है उसका कुछ बदले मिलता होगा सर। क्या पुरस्कार है भारत रत्न, उसका तो कोई मतलब प्राइज होता होगा। प्राइज का वो पुरस्कार होता है कि 1 लाख रुपए नगद मिलते हैं और वो मिलता है, क्या कहते हैं उसे, एक मतलब चिन्ह टाइप, जैसे पीपल का वृक्ष मिलता है, ठीक है नहीं। एक मंथली चालू हो जाता होगा ना। 1 मिनट रुकिए जरा। हाँ बताइए। नहीं, प्राइज ऐसा नहीं मिलता है, भारत रत्न का प्राइज नहीं होता। एक तो उस पर सोने का वो बना हुआ पीपल का वृक्ष, उस पर लिखा हुआ होता है भारत रत्न करके, ठीक है नहीं। इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं, यानी एक स्मृति चिन्ह मिलता है, ठीक है। और मतलब एक सम्मान है वो, ऐसा नहीं कि प्राइज उसका कोई है, ठीक है। एक सम्मान है वो कि उसके साथ बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। भारत रत्न जो व्यक्ति होता है तो जहाँ कहीं भी सरकार का प्रोग्राम होते हैं तो उनके लिए अलग सीट की व्यवस्था होती है, ठीक है नहीं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्यों भाई, आ रही है आवाज़? अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है नहीं। अब देखो अनुच्छेद हम किसे पढ़ेंगे? आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 में मैंने आपको बताया था अनुच्छेद जो 19 है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के जो है आपको अधिकार मिले हुए हैं। कौन कौन से 6 प्रकार के? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने की और अपने जो विचार है उन्हें प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की, यानी बिना शस्त्र ले जाए आपको आराम से जो आप सम्मेलन कर सकते हो। संगम बना सकते हो, कोई भी संघ बना सकते हो, पार्टी बना सकते हो। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकते हो। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बसने का अधिकार भी आपको दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ चीज़ें अपवाद ही हैं, वो हम जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। कोई भी वृत्ति यानी कोई भी व्यापार आप करना चाहते हो या कारोबार करना चाहते हो तो भारत में कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये व्यवस्था दी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे, अब इसे थोड़ा साइज को बड़ा कर लेते हैं। क्या दिख रहा है? अब तो दिखने लगा होगा। तो ये आपको 6 अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्या आपके पास देखेंगे, हम इन्हें एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे ये जो 6 अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है नहीं। और ये आपके पास किसके विरुद्ध दिए हुए हैं? राज्य के विरुद्ध। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि ये जो 6 अधिकार हैं किसके विरुद्ध हैं? राज्य के विरुद्ध हैं, ठीक है। और ये नागरिकों को और कोई कंपनी है और उसके शेयर धारकों को
यानी नागरिकों को तो ये प्राप्ति हैं, लेकिन कोई कंपनी है अगर उसके जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए भी ये अधिकार प्राप्त हैं। किसी विदेशी व्यक्ति को या फिर कोई भी कानूनी विधिक व्यक्ति है या कानूनी व्यक्ति, जैसे कोई कंपनी है या परिषद है, कोई संस्था है, उन्हें प्राप्त नहीं है। ठीक है, भारत के नागरिक को मतलब केवल भारत के नागरिक को चार मूल मतलब चार नहीं, दो, तीन, 5 मूल अधिकार प्राप्त हैं जो केवल भारत के नागरिक को ही हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारत के नागरिक को हैं। उसके बाद ये जो 6 अधिकार हैं ये आपके पास एब्सोल्यूट नहीं है, कि स्वैच्छिक नहीं है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी बोल दो। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। इन पर युक्त प्रतिबंध लगा हुआ है कि आपको। राहुल गांधी इसी के द्वारा फंसा हुआ ना सर? कौन? राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी वो तो मानहानि का मुकदमा उन पर। ठीक है, नहीं, तो अनुच्छेद जो मतलब आपके पास ये 19 है, उसमें जो 6 अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर युक्त प्रतिबंध है। पहले 19 जो अनुच्छेद 19 है उसमें 7 अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, ये आपके पास जो संपत्ति का अधिकार है वो पहला 19 के तहत ही था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार ये 19 में भी था, क्योंकि आपके पास ये मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में था, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार। जब वहाँ से हटा दिया गया तो फिर 9 में से भी हटा दिया गया, और इसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत जो है संविधान के भाग 12 में ये एक संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन आ जाएगा ये कभी कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक का मतलब होता है जिसका जिक्र संविधान में है। ठीक है, नहीं, तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, या संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में कौन सा एक सही है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा कि यह मूल अधिकार है, यह राज्य के नीति निर्देशित में है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस टाइप से क्वेश्चन बना देगा। तो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यानी मूल अधिकार तो है नहीं, ये हटा दिया। कौन से मतलब आपके पास संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, और कहाँ पहुँचा दिया? अनुच्छेद 300 के में संविधान के भाग 12 में, और क्या बना दिया? संवैधानिक अधिकार बना दिया। यानी चूँकि संविधान में ये 300 के में दिया हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है, इसलिए संवैधानिक अधिकार है। अब हम 19 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत जो है जो अधिकार है उन्हें थोड़ा सा डीपली जानेंगे। जैसे अनुच्छेद 19 में मतलब जो अनुच्छेद 19 है उसमें दिया हुआ है 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो उच्चतम न्यायालय ने बताया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन कौन बातें शामिल हैं। तो न्यायालय ने कहा कि कौन कौन सी बातें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कौन कौन सी बातें शामिल हैं। एक तो अपने विचारों के साथ साथ दूसरे विचारों को प्रसारित करना, यानी दूसरे के विचारों को प्रशासित करने का अधिकार। प्रसारित यानी तुम्हें अपना तो बोलना ही बोलना है, अपनी बात तो तुम्हें बोलनी है, लेकिन आपको दूसरे के विचारों को भी सुनना है। दूसरे के विचारों, क्योंकि जो आपको अधिकार है बोलने का वैसे ही दूसरे व्यक्ति को भी है। तो अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें यह है कि आप अपने विचार तो प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन दूसरे के विचारों को भी प्रसारित करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप बोलते रहो, दूसरे को बोलने का मौका नहीं मिला, या आप दूसरे से कहो कि नहीं आप नहीं बोल सकते। फिर प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी ये 19 के अंतर्गत या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। अब यही क्वेश्चन रहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान में किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। तो अनुच्छेद 19 में किस मतलब कौन सा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। व्यवसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता यानी कि ऐड वगैरह जो देने की स्वतंत्रता है, ये भी अनुच्छेद 19 का पार्ट है। किस कौन से उसमें? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। फ़ोन टैपिंग के विरोध अधिकार, यानी कि सरकार को ये अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति का फ़ोन टैप कराए। अगर किसी व्यक्ति का उसकी बिना मर्जी के फ़ोन टैप कराया जाता है, ठीक है नहीं, तो फिर मतलब सामान्य तरीके से, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति मान लो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल का तो फ़ोन टैप करा सकती है ना पुलिस, ठीक है नहीं। अगर सामान्य व्यक्ति का फ़ोन टैप
करने के विरुद्ध है ये। आपको स्वतंत्रता मिली हुई है कि सरकार जो है ऐसे किसी भी व्यक्ति के फ़ोन को टैप नहीं करा सकती। प्रसारित करने का अधिकार, सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई एक अधिकार नहीं है, यानी कि जो मीडिया है वो भी इस आर्टिकल के तहत अपने अधिकार का यूज़ करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही। राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपके पास अगर किसी राजनीतिक दल ने या किसी संगठन ने भारत बंद या उत्तर प्रदेश बंद की बात कही है, ठीक है नहीं, उसके विरुद्ध आपका अधिकार है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जो है भारत बंद की अगर बंद मतलब करता है, दुकानें ज़बरदस्ती गिराता है, तो वो आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है एक प्रकार से। आप इस चीज़ को लेकर कोर्ट में जा सकते हो, पुलिस से कह सकते हो। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, यह आरटीआई वाला है। आप आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सरकार की कोई भी गतिविधि है, कोई भी योजना है, उसके बारे में जानने का अधिकार आपका आरटीआई एक्ट जो है, ठीक है नहीं, वो आपका विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है। शांति का अधिकार भी इसमें आता है। ये क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में, क्वेश्चन कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान में विचार और अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल हैं। 4 इनमें से उठा के दे देगा। आईएएस का बन गया, ठीक है नहीं, पीसीएस का भी ऐसे ही बन जाएगा। अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध का, यानी कि अखबार को थोड़ा बहुत उसके लिए गाइडलाइंस तो बनाई जा सकती हैं मीडिया के लिए, लेकिन आप पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते। पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ अधिकार मिला हुआ है मूल अधिकार अनुच्छेद 19 में। प्रदर्शन और विरोध का अधिकार तो है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हो, विरोध कर सकते हो, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते, ठीक है नहीं, क्योंकि ये आपका मूल अधिकार नहीं है हड़ताल करने का। क्योंकि जो हड़ताल होती है, कोई भी मान लो बिजली कर्मचारी, या इस समय तुम देखते हो कि न्यूज़ में डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है राजस्थान में एक बिल के खिलाफ, ठीक है नहीं, तो वो क्या काम करते हैं, 2 घंटे की हड़ताल करते हैं, बस 2 घंटे काम नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब डॉक्टर मान लो हड़ताल पर चले जाएंगे, तो राज्य में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो मरीज लोग हैं, तो बहुत सारे लोग जो है इलाज न मिलने की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए हड़ताल नहीं करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि जो सरकारी सेवा में है वो समाज से जुड़ा हुआ है, वो लोक सेवा से जुड़ा हुआ है। तो लोक सेवा वाला जो व्यक्ति है वो हड़ताल पर नहीं जा सकता है। आदिवासी में जाता तो है सर, जाते हैं, करते हैं। बिजली विभाग ने तुमने देखा नहीं कि अभी बिजली विभाग वालों की हड़ताल हुई थी, तो 3 दिन हुई थी, तो अगले लास्ट में फिर क्या ऑर्डर निकाला था सरकार ने कि अगर शाम को 6 बजे तक ये लोग अगर नहीं लौटे तो फिर बर्खास्त की कार्रवाई शुरू होगी, फिर इन लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। तो सरकार डायरेक्ट एक्शन ही लेती है। जैसे हड़ताल उन्होंने करी, सरकार जानती है कि विरोध करने का तो अधिकार है, ये लिखा हुआ नहीं, विरोध करने का अधिकार तो है। हड़ताल का मतलब हम बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं, तो तुम विरोध जता सकते हो, सरकार से समस्या बता सकते हो, सरकार उस पर अमल करेगी, ठीक है। उसके बाद आता है ये जो अधिकार है 19(1) में कौन सा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने भगवान ने जो है बोलने के लिए जबान दे रखी है तो बोले ही जाओ धड़ाधड़, ठीक है नहीं, इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर आपने जो बोला है उससे भारत की संप्रभुता अखंडता को चोट पहुँचती है, ठीक है नहीं, अगर देश की एकता अखंडता को संप्रभुता को अगर हानि होती है तो आपके जो है खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है जो भारत की संप्रभुता अखंडता और एकता के खिलाफ हो। यानी कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है जो राज्य की सुरक्षा को संकट में डाले। आ रही बात? अच्छा, आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। उसके बाद आपके पास अगर ना आपको ऐसे किसी विदेशी राज्य के बारे में कोई स्टेटमेंट देने हैं, कोई भारत का मान लो मित्र राज्य है, जैसे मान लो बांग्लादेश है, तो भारत का मित्र राज्य है बांग्लादेश, तो ऐसा नहीं आप जो है बांग्लादेश के खिलाफ भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते,
ठीक है, आपको ये अधिकार नहीं मिला बांग्लादेश के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे दो। अगर आपने भड़काऊ भाषण दिया और सरकार ने वो सही पाया गया तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप इस चीज़ को लेकर न्यायपालिका में नहीं जा सकते कि माय लॉर्ड मेरे अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ है। आदिवासी में कोई भी सार्वजनिक आदेश है, यानी कि सरकार ने सभी लोगों के लिए कोई सार्वजनिक आदेश अगर जारी किया है तो उसके खिलाफ जो है, मतलब आपके पास कोई भी सार्वजनिक आदेश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। शिष्टता है, नैतिकता है, या न्यायालय की अवहेलना है, यानी कि न्यायालय ने कोई निर्णय दिया तो आप उसे पब्लिक में उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि न्यायपालिका पर हम विश्वास, न्यायपालिका ने गलत निर्णय दिया, इस टाइप से। मानहानि जो तुम कह रहे हैं ना राहुल गांधी का वाला मामला, वो ये है, आप किसी के मान की हानि, किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते बोलकर। बोला कि ये सही सारा मोदी चोर है। हाँ, वही तो बता रहे हैं हम कि अब मानहानि हो गई ना, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो, उनका नाम भी मोदी है, तो उन्हें चोर तुम कह रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप उनके मान की हानि कर रहे हो, उनकी प्रतिष्ठा को आप चोट पहुंचा रहे हो। तो मानहानि जो है वो भी प्रतिबंध है कि आपको किसी की प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुंचानी है बोलकर, ठीक है। या फिर अपराध में संलिप्तता, आप जो है किसी अपराध में संलिप्त नहीं हो सकते बोलकर, कि पता चला फ़ोन पर जो है सारी रैकी दे दी कि फला व्यक्ति वहाँ जा रहा है, फला व्यक्ति वहाँ जा रहा है, ठीक है नहीं, और फिर बात को कहने लगो कि भाई ये तो मेरे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन मामलों में उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है नहीं। ये जो मामले हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनकर आएगा कि निम्नलिखित में से किन बातों के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। भारत की संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश, न्यायालय की अवहेलना, तो चारों हो जाएंगे। आदिवासी में क्वेश्चन कैसे निकलते हैं? क्यों भाई सिंपी? क्या क्या लग रहा है? नींद आ रही है? आप अगर नाइट में बताते हैं सो रही, दिल्ली में कह रहे हैं सो रही, हम सोते नहीं है इधर। तो क्या लग रहा है तुम्हें? मेरे पर लग रहा है क्वेश्चन बिना बिना पूछोगे तब भी पूरा बहुत बना लेंगे। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि अगर आपके सामने पेपर आएगा, आपने ठीक से रिवीजन कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप कम से कम एलिमिनेशन मेथड का तो यूज कर ही लोगे हैं। हाँ जी। चलो ठीक है फिर। अनुच्छेद जो है 19 है, ये क्या कहता है? पहले ने क्या कहा? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्या कहता है? शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। आपको शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। आप शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, कोई सभा कर सकते हो, लेकिन बिना हथियारों के। ऐसा नहीं है कि अपने कट्टे दावे और अपने सम्मेलन में पहुंच गए या तलवारें हाथ में ले लें और सम्मेलन में हैं। शांतिपूर्वक संगठित होने की स्वतंत्रता है आपको आर्टिकल 19 के तहत। यह आपका मूल अधिकार है, शांतिपूर्वक संगठित होने का। लेकिन हथियारों को लेकर जाने का जब आप एंटर कर जाते हो तो फिर वो आपका मूल अधिकार नहीं रह जाता, फिर आपको सुरक्षा नहीं है। फिर आपने अगर कुछ गड़बड़ करी या आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोई भी सार्वजनिक सभा है, आप बिना किसी हथियार के जाइए, सभा कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, जुलूस निकालिए, ठीक है नहीं। अभी तुम देख रहे हो कि जुलूस निकलते हैं तो हाथों में जो हथियार लहराते हैं लोग, तो वो उनका जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन है। वो स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। ये भी देखो एक बात जुड़ी हुई है, कितनी मज़े की बात है कि केवल आप गवर्नमेंट की जो भूमि है उसी पर आप मतलब संगठित हो सकते हो। सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी निजी कोई आपके पास व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी पर जाके इकट्ठे हो जाओ,
कोई सरकारी स्कूल है, उसकी ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ पर आप सभा कर सकते हो, कोई मैदान है वहाँ पर सभा कर सकते हो। अगर आपने यह जो व्यवस्था है, हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन या सार्वजनिक शांति को भंग करने के लिए नहीं है, यानी आपको जो संगठित होने की सुविधा दी जा रही है संविधान की ओर से, वो ऐसा नहीं है कि आप संगठित होकर अपने हिंसा फैलाओ या संगठित होकर जाम लगा दो, अव्यवस्था फैला दो पब्लिक में, या फिर आप कोई गलत संगठन हो आप और इकट्ठे होकर जो है देश विरोधी कोई बातें करो या फिर शांति भंग करने का प्लान बनाओ। ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है नहीं। और इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है, ये ध्यान कर लेना। आप ऐसा नहीं है इकट्ठे होकर हड़ताल करने लगो, हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि हड़ताल को तो संविधान निर्माताओं ने रखा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत जो है अभी नया नया आज़ाद हुआ है और भारत में बहुत सारा जो है अभी विकास होना है। तो अगर हड़ताल की अनुमति दे दी जाएगी तो जो मजदूर वर्ग है या और लोग हैं वो रोज तीसरे दिन जो है कंपनी को बंद करके बैठ जाएंगे, और इससे क्या होगा, निवेश पे भी गलत परिणाम मतलब निवेश पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जो वर्तमान मतलब आपके पास अवसंरचना है या वर्तमान कंपनियां वगैरह जो हैं उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप विरोध करने का तो अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। आप हड़ताल नहीं कर सकते। भारत की, अब देखो, भारत की संप्रभुता, अखंडता और अखंडता, सार्वजनिक आदेश, यानी कि सार्वजनिक आदेश का मतलब धारा 144, यानी कि जब जिले में धारा 144 लगी हुई है तो फिर आप इकट्ठा नहीं हो सकते, मतलब 2 लोगों से ज़्यादा लोग या 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। इनके आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि आपके पास अगर भारत की संप्रभुता को खतरा है या फिर भारत की अखंडता को खतरा है तो पुलिस इनके मतलब इस आधार पर जो है ये जो आपका अधिकार है उसे कम किया जा सकता है। आया समझ में? सर बताइए, मौसम पूरा तो अभी तो धुंधला तो हो गया है, क्या पूरा अंधेरा हो गया है सर। अंधेरा होगा? दिखाना जरा फोटो खोलकर। अरे यहाँ कहाँ पहुँच गए? अभी अंधेरा, इतना अंधेरा कहाँ हो गया? ठीक है तो तुम जाइए, कोई नहीं। अरे बाबा आ गए, बाबा से मिलो तो। देखो आपके पास भारत की जो संप्रभुता है और अखंडता या सार्वजनिक आदेश, इनके आधार पर जो है इसे युक्तियुक्त प्रतिबंध हैं इस अधिकार पर सम्मेलन करने वाले पर, ठीक है। जैसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता, मजिस्ट्रेट एक सभा, बैठक या जुलूस को रोक सकता है। राम राम भाई। मजिस्ट्रेट जो है जुलूस को रोक सकता है, मानव, अगर वो जुलूस मानव के लिए, जीवन के लिए खतरा है तो न्यायपालिका उस पर रोक लगा सकती है। कैसे हो भाई? स्वास्थ्य या सुरक्षा, नहीं चल रहा, तुम्हारा फोन नहीं करता है। सार्वजनिक जीवन में जो है व्यवधान या दंगा भड़काने का काम जो है, ठीक है नहीं, ये दंगा भड़काने का काम जो है इस पर न्यायपालिका जो है इस आपके पास प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है भाई। बोलो मत भाई ज़्यादा है, क्या बात है? बोलो मत ज़्यादा है, अपना एक दूसरे को नंबर शेयर कर दो, फिर बात को बात करना। गाने बड़े हैंडसम लग रहे हैं, क्या बात है? अरे ये पढ़ लीजिए आप, ये मत देखिए। बताइए ना सर जी, नंबर तो आपने यदि आपको नहीं दिया बताइए। क्या? कौन? हम किसी को नंबर नहीं दिया, हम सर जी को, हम तुमको एक दिन फोन मतलब फोन किया तो उस वाले फोन पे ना, तो हम फोन अब देखो आपके पास धारा जो भारतीय दंड संहिता की, आईपीसी की जो धारा है 141, ये 141 नहीं, 144 है ये 141, क्योंकि यहाँ 144 लिखी हुई ना, 144 ही है, ये 41 गलत लिखा गया। इसके तहत जो है 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्तियों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है यदि धारा 144 लगी हुई है। अगर जिले में आपके धारा 144 लगी हुई है तो 5 या 5 से ज़्यादा अगर लोग इकट्ठा हैं
उन्हें इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। अगर वो इकट्ठा हैं तो कोई भी संगठन है चाहे वो, तो वो गैर कानूनी हो सकता है। हाँ किसी भी, देखो इसके धारा 144 के अंतर्गत, तो डिप्टी को जहन बोल रहा हूँ, धारा 144 के पहले अंदर, बार आया था तभी बोल रहा हूँ, फिर लेफ्ट हो गया था। अरे चलो ठीक है, आप देख लो, एक वीडियो चल रहा है ये जो आपके पास फेसबुक से छा गई एकदम। धारा 144 जो है उसमें आपके पास दो बातें हैं। एक तो ये है कि किसी भी कानून या कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का आप विरोध करना, ठीक है नहीं। ये गैर कानूनी जब हो सकता है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग कोई कानून है उसका निष्पादन यानी कानून का जो प्रवर्तन है उसका विरोध करें, कानून के क्रियान्वयन का, या फिर किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो वो जो आपके पास तरीका है वो धारा 144 के तहत जो है अपराध है, एक प्रकार से गैर कानूनी। उसके बाद हम देखेंगे 19, और देखो धारा 144 का और भी प्रावधान है कि किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, यानी अगर 5 लोग इकट्ठा होकर कोई प्लान कर रहे हैं किसी आपराधिक कार्य का तो ये भी खिलाफ है 144 के। और किसी व्यक्ति को गैर कानूनी कार्य करने के लिए विवश करना, ये भी खिलाफ है। आप ये धारा 144 में सारे प्रतिबंध हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सरकार या उसके कर्मचारियों को विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना, यानी सरकार के जो कर्मचारी हैं या पुलिस है उसे काम करने से रोकना और धमकाना, ये भी आपका धारा 144 का उल्लंघन है। क्या बोलते हैं सर, ये धारा 144 लगता है तब तो सरकारी ऑफिस से बंद रहता होगा। सरकारी ऑफिस क्यों बंद रहेगा? धारा 144 शांति व्यवस्था के लिए लगाई जाती है, ठीक है नहीं। वो कर्फ्यू चुनाव में जैसे धारा लगाई जाती है कि यानी कर्फ्यू वाला वो अलग सिस्टम है, ठीक है नहीं। कर्फ्यू वाला अलग सिस्टम है, कर्फ्यू तो एक मतलब वो अलग चीज़ है, लेकिन धारा 144 सामान्यतः डीएम लगाता है ज़िले में, और वो शांति व्यवस्था को बनाने के लिए कोई भी चुनाव होते हैं उनसे पहले लगा दी जाती है, ठीक है नहीं। अनुच्छेद जो 19 गै है, संगम बनाने की या संघ बनाने की जो पावर है, और यहीं पे आपके पास सहकारी समिति बनाने की पावर है, ठीक है नहीं। कोई भी सहकारी समिति, सहकारी समिति, मतलब सर संघ का मतलब होता है यूनियन, यानी इकट्ठा होना, सम्मेलन, ठीक है नहीं, कोई पार्टी बनाना। तो इसमें आपके पास सभी नागरिक, भारत के जो जितने भी नागरिक हैं उन्हें संगम बनाने की, संघ बनाने की या फिर सहकारी समिति ये गठित करने का पूर्ण अधिकार है, स्वतंत्रता मिली हुई है। जैसे कोई राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, ठीक है नहीं, या फिर आपके पास कंपनी बनाना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई फर्म बनाना चाहते हैं, समितियां बनाना चाहते हैं, क्लब बनाना चाहते हैं, कोई संगठन है, ट्रेड यूनियन है, यानी कोई भी संगठन बनाना चाहते हो तो आपका ये मूल अधिकार है 19 गै के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन यह केवल संगम और संघ बनाने का अधिकार देता है, नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है नहीं, बल्कि उन्हें मतलब न केवल आपको पार्टी बनाने का अधिकार है बल्कि आपको उसे कंटिन्यू करने का भी अधिकार दिया हुआ है। प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध ये हैं कि आपका जो मूल अधिकार है संघ बनाने का, वो भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। संप्रभुता क्या होती है कि भारत जो है वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, यही संप्रभुता है, ठीक है नहीं। भारत की एकता और सार्वजनिक आदेश या नैतिकता, इन पर चोट ना करता हो आपकी पार्टी, ठीक है नहीं, इनके आधार पर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि अगर आपका जो सम्मेलन है वो भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहा है, भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर जो सार्वजनिक आदेश है यानी सरकार के आदेश है उनकी अवहेलना कर रहा है, या फिर नैतिकता के आधार पर वो सही नहीं है संगठन, तो फिर आपके पास उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ट्रेड यूनियन के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक व्यवस्था की है कि मोल भाव करना या सौदेबाजी करने या हड़ताल करना या तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि आप ट्रेड यूनियन तो बना सकते हो, आप विरोध कर सकते हो, अपनी मांग रख सकते हो,
ठीक है, सरकार के सामने या कंपनी के सामने। लेकिन ना तो आप किसी कंपनी को सौदेबाजी के लिए दबाव डालोगे, ना आप हड़ताल करोगे, ना आप तालाबंदी करोगे उस कंपनी की। ये आपका अधिकार नहीं। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो इकट्ठा होकर, तो आप पर पुलिस की कार्रवाई होगी। हड़ताल को आपके पास जो औद्योगिक कानून है उनके अंतर्गत भी नियंत्रित किया गया है हड़ताल को। अनुच्छेद जो 19 घ है, चौथा जो इसका आपको मूल अधिकार मिला हुआ है, वो क्या है? वो है आवाज़ संचरण का अधिकार। यानी कि आपको भारत में कहीं भी आने जाने का आपको अधिकार मिला हुआ है, ठीक है नहीं। उसके बाद भारत का जो प्रत्येक नागरिक है वो कहीं भी आ जा सकता है। भारत का प्रत्येक नागरिक अबाध रूप से भारत में संचरण करने का उसे अधिकार है। वो एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य के भीतर, यानी कि आपके पास कहीं भी आ जा सकता है। इससे क्या होता है? भारत की जो राष्ट्रीय एकता की पहचान है उसे बढ़ावा मिलता है कि जब आपस में लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो उससे एक एकता की भावना पैदा होती है। लेकिन आपके आने जाने पर, ये संचरण करने पर भी प्रतिबंध है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये मैंने बताया था पहले कि ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर युक्त प्रतिबंध है। जैसे मान लो कोई आम जनता के हित में कोई अनुसूचित जाति के हितों का संरक्षण के लिए राज्य उचित रूप से प्रबंध कर सकता है। यानी कि आपके पास कोई क्षेत्र में अगर अनुसूचित जाति है, जनजाति है, तो उनके संरक्षण के लिए राज्य ये कह सकता है कि इतने एरिया में किसी भी व्यक्ति को आने नहीं दिया जाएगा बाहर के, ठीक है। राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, नियम बना सकता है उनके संरक्षण के लिए। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ ऐसी हैं वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। जैसे अंडमान निकोबार है, वहाँ पर बहुत सारी जनजाति हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे एरिए हैं जहाँ पर जाने के लोगों को अनुमति नहीं है, क्योंकि वो उनका संरक्षण हो रहा है, उनका प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण है। उच्चतम न्यायालय ने आपके पास सार्वजनिक स्वास्थ्य नैतिकता के आधार पर संचरण के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। मतलब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर आपके आने जाने से या आपके संचरण के माध्यम से कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नुकसान हो रहा है, यानी कि आपको कोरोना है मान लो, सपोज करो, और आप भागे फिर रहे हो सारे रिश्तेदारियों में, सारे स्टेटों में, तो ये आपका जो अगर सरकार को पता चल गया तभी आपको बैठा लेगी और आपका कोरोना टेस्ट कराएगी और आपको कहाँ भेज देगी? आपको भेज देगी जो कोरोना के जो सेंटर बने हुए थे वहाँ पर, ठीक है नहीं। आ रही बात समझिए? तो बहुत सारे लोगों को, जैसे जब कोरोना हुआ था और लोग दिल्ली वगैरह से या बड़े सिटी से भागे थे, तो सरकार ने क्या काम किया था? उन्हें रोक कर बस में और पास में उनके लिए व्यवस्था कर दी, उनके लिए एक अलग से जो है सेंटर बना दिया, वहाँ सब लोगों को रोका गया। किया नहीं किया सरकार ने? तो वो सरकार का अधिकार है सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर। आप उस चीज़ को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते कि माय लॉर्ड मेरे आने जाने को इन्होंने प्रतिबंधित किया, मेरे मूल अधिकार का हनन हुआ है। नैतिकता के आधार पर, यानी कि अगर आपका आना जाना वो अनैतिक है तो इस आधार पर भी आपका संचरण को प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश के बाहर घूमने की स्वतंत्रता, जो देश के बाहर आने जाने की स्वतंत्रता है, वो किस अधिकार के तहत है? अनुच्छेद 21 के तहत। क्योंकि मेनका गांधी का जब मामला आया था, केंद्र सरकार ने मेनका गांधी को बाहर विदेश में जाने की अनुमति नहीं दी, तो मेनका गांधी कोर्ट में गई और फिर वहाँ से जो है कोर्ट ने कहा कि ये जो विदेश में जाना है ये व्यक्ति की गरिमा, ये गरिमापूर्ण अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी कि आपके पास अनुच्छेद जो 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आता है। यही क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति द्वारा मतलब देश से बाहर संचरण करने की स्वतंत्रता को किस अनुच्छेद के द्वारा संरक्षित किया गया है, ठीक है नहीं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। अब जो दिमाग नहीं लगाएगा वो फटाक से 19 लगा देगा
क्या संचरण का अधिकार तो 19 में है, लेकिन विदेशों में घूमने का जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 21 में है। समझ रहे हो विनोद? क्यों भाई? जी सर। उसके बाद 5वां जो अधिकार आता है वो आता है राज्य जो है युक्त प्रतिबंध लगा सकता है इन पर भी, मतलब संचरण पर भी। जैसा कोई जनजातीय क्षेत्र है, वो अपनी कल्चर के संरक्षण की बात करते हैं, तो वहाँ पर राज्य कानून बनाकर उनके संरक्षण के लिए काम कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। छठा जो अधिकार है वो व्यापार करने का अधिकार है, यानी कि भारत में कहीं भी आप व्यापार कर सकते हो जाकर, ठीक है नहीं। अब आता है राज्य सशक्त, यानी कि राज्य कैसे आपके पास, ये पता नहीं ना कैसे स्टेटमेंट डाला हुआ है ये, आप यहाँ से देखिए, यानी कोई भी आपको व्यवहार में, मतलब अनुच्छेद जो 19 का छठा है वो व्यापार करने की आपको सुविधा देता है। आप कोई भी पेशा अपना सकते हो, व्यवसाय के लिए कोई भी काम कर सकते हो, कोई व्यावसायिक तकनीकी का योग्यताओं को आवश्यक ठहरा सकता है। मतलब ये प्रतिबंध लगाएं राज्य के, आपको कुछ भी कारोबार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है ना। ये जो 19 था इसके तहत आपको कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, व्यापार शुरू करने की स्वतंत्रता है अपने जीवन के निर्वाह हेतु, ठीक है नहीं, निर्वहन के लिए। लेकिन राज्य जो है, राज्य कुछ प्रतिबंध लगा सकता है इस पर। क्या क्या प्रतिबंध लगा सकता है? तो एक प्रतिबंध तो पहला यही है कि राज्य क्या अलग कह सकता है कि कोई पेशा है व्यवसाय के लिए राज्य तकनीकी योग्यताओं को आवश्यक ठहरा सकता है। यानी कुछ बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं कि जिसमें टेक्नोलॉजी जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है वही उसे करेगा। मान लो कोई किसी, जैसे बिजली विभाग में जेई वगैरह में वहाँ इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, जो इंजीनियरिंग करे हुए है वही उसे दे सकता है। तो ऐसे कुछ युक्त प्रतिबंध राज्य लगा सकता है, ठीक है नहीं। कोई व्यापार है या व्यवसाय है या उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है राज्य। यानी किसी कोई भी राज्य सरकार जो है किसी व्यापार को या उद्योग में खुद इन्वेस्ट करके उसे जारी रख सकती है, ठीक है नहीं। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि माय लॉर्ड मैं तो हथियार बनाना चाह रहा था लेकिन सरकार की कंपनी हथियार बना रही है और ये मुझे हथियार नहीं बनाने दे रहा राज्य, इस आधार पर नहीं जा सकते, सरकार को ये छूट है। राज्य को अपने एकाधिकार को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि राज्य ने अगर किसी कंपनी को अपने अंडर में कर लिया कि और राज्य ने कहा कि इन वस्तुओं का उत्पादन केवल हम करेंगे, ठीक है नहीं, तो आप इस चीज़ को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते और ना ही राज्य अपने आप को सही ठहराने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य ठीक है अपनी जगह। इस अधिकार में ऐसा कोई भी पेशा, ये जो कारोबार करने का, पेशा करने का जो अपने जीवन यापन के लिए अधिकार है, इस अधिकार में आपके पास ऐसा कोई भी पेशा या कोई भी व्यवसाय नहीं होना चाहिए या कोई व्यापार नहीं होना चाहिए जो अनैतिक हो या खतरनाक हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो कानूनी रूप से बैन है आपके पास चीज़ें, जैसे वेश्यावृत्ति है, ठीक है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि वेश्यावृत्ति को आप करने लगो या और कोई कानूनी रूप से बाध्य आपके पास चीज़ है। आप व्यापार कीजिए, व्यवसाय कीजिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो अनैतिक हो या खतरनाक हो आपके पास, ठीक है नहीं। मतलब ट्रैफिकिंग का है, महिलाओं की, बच्चों का जो तस्करी है वो आप शुरू कर दो और कह दो कि हाँ साहब मुझे तो व्यापार करने की छूट है, तो ये उन पर युक्त प्रतिबंध है कि आप ऐसे कोई व्यवसाय नहीं करोगे जो आपके पास खतरनाक हो। राज्य जो है इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है नहीं। और राज्य जो है ये भी कह सकता है कि इसके संचालन के लिए क्या कर सकता है राज्य जो है अनिवार्यता भी घोषित कर सकता है कि आपको इन व्यापारों के लिए लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। भी आया समझ में? साफ में कीजिएगा सर जी। ठीक है, चलो अभी इतना करते हैं, उसके बाद फिर बात को मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा जिस समय से करनी है, ठीक है।
इतना कर लीजिए, मैं भी खाना वाना खाऊंगा, मैंने भी खाना नहीं खाया अभी, ठीक है। आज ही हमें ख़त्म करना है बहरहाल, ठीक है। ठीक है ठीक। चलो ठीक है। मान लेते हैं जैसे कि अगर आपको देखो सुनो, मैं मानो आप तुमको आदत नहीं है। आज से रेगुलर रहेंगे। अब हाँ हाँ हम अनुच्छेद जो है 20, अनुच्छेद 20 करेंगे, 19 हमारा हो चुका है। अगर दोस्तों ये जो आप क्लास देख रहे हो लक्ष्य ISPCS पर, अगर आपको अच्छा लगता है कि आपके समझ में चीज़ें आई, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है नहीं, और सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम मूल अधिकारी करा रहे हैं, मूल अधिकार को ही कंप्लीट कराएंगे।